हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने नए लेक्चर में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग के बारे में थोड़ा सा हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, लेकिन अब हम इसको स्पेशली अलग से एक टॉपिक डील करेंगे, यानी क्वेश्चन टैग के बारे में और डिटेल में जानकारी हम इकट्ठा करेंगे, उसके ऊपर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किस तरीके से एग्जामिनर या फिर जो इंग्लिश में क्वेश्चन टैग का यूज होता है वो हमसे किस तरीके से पूछा जाता है उसको अब समझते हैं। अब क्वेश्चन टैग होता क्या है? देखिए, पहले इंग्लिश को छोड़ के हम हिंदी की बात करते हैं। आप कभी कभार क्या होता है कि जब आपसे स्पीकर कुछ बोलता है और आप हैं लिसनर, यानी एक वक्ता हो गया और एक श्रोता हो गया, राइट? तो अब हम देखते हैं, एक हो गया हमारा स्पीकर और एक हो गया हमारा लिसनर। अब स्पीकर ने आपसे कुछ बोला और आपने उसका कंफर्मेशन दे दिया, तो यही क्वेश्चन टैग होता है। एक्चुअली क्वेश्चन टैग में ना हम कंफर्मेशन मांगते हैं या एग्रीमेंट मांगते हैं। किससे? लिसनर से। अब आप एग्रीमेंट और कंफर्मेशन की बात किससे करोगे? जिससे आप बातचीत कर रहे हो, जिसको आप बता रहे हो, तो उससे आप हाँ या ना में जवाब लोगे, राइट? तो वो जो आप एग्रीमेंट ले रहे हो, जो कंफर्मेशन ले रहे हो लिसनर से, वही हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है क्वेश्चन टैग का। सो क्वेश्चन टैग या फिर टैग क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं? ये हमारे छोटे इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, राइट? जो हम अपने सेंटेंस के लास्ट में लगा देते हैं। जैसे हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हो गए, उसके लास्ट में जोड़ देंगे हाँ ऐसी बात है ना। तो हिंदी में बोलते हैं नहीं कि चलो वहां चलते हैं, बताओ चलते हो या नहीं। तो जब आप ये इस तरीके का जब लास्ट में पूछते हो कि आप, ये तो हमारे जो क्वेश्चंस हो गए, यही जो होते हैं हमारे क्वेश्चन टैग होते हैं। तो जनरली क्वेश्चन टैग में कंसिस्ट क्या होता है? ये ऑक्सिलरी वर्ब और प्रोनाउन के साथ आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होगी? इज, एम आर हो गया, वॉज वर हो गया, राइट? इज, एम आर, राइट? वॉज वर हो गया, और प्रोनाउन हो गया ही, शी, राइट? दे, वी। तो ये सारे हमारे प्रोनाउन हो गए, इनके साथ हम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन टैग बनाते हैं। लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है मेन सेंटेंस के ऊपर। अब मेन सेंटेंस का मतलब मैंने बताया आपको, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के पीछे आते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर, कि क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर हमें किस तरीके से रखना है। अब क्वेश्चन टैग्स के क्या फीचर्स हैं? अगर हम फीचर्स की बात करें, राइट, तो ये मैंने आपको बता दिया कि उसके पीछे आना है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फीचर क्या है? देखिए, पहला होता है पोलैरिटी रिवर्सल। अगर आप पोलैरिटी समझें क्या होता है, देखिए, मैं एक होता है प्लस है और एक माइनस है, तो इसका रिवर्सल समझिए। अगर प्लस प्लस है तो ये हो गया सेम पोलैरिटी, माइनस माइनस ये भी हो गया सेम पोलैरिटी। अगर प्लस के लिए माइनस हो गया तो ये हो गया अपोजिट पोलैरिटी, और माइनस के लिए प्लस हो गया, ये हो गया हमारी अपोजिट पोलैरिटी। तो क्वेश्चन टैग के अंदर हमेशा जो होता है पोलैरिटी रिवर्सल होता है। अगर आपकी मेन स्टेटमेंट, हम देखिए इस तरीके से क्वेश्चन टैग बनाते हैं। अब इसको हमने दो हिस्से में बांट दिया। यहां पर हो गया हमारा मेन सेंटेंस, मेन सेंटेंस हो गया ये, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग, राइट? क्वेश्चन टैग। अब मेन सेंटेंस अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, राइट, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? नेगेटिव। ये याद रखेंगे आप, राइट? तो मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? नेगेटिव। अगर मेन सेंटेंस आपका नेगेटिव है, राइट, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव। ये आप याद रखेंगे। क्या समझे आप पोलैरिटी से? अगर आपका मेन सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, यानी अगर मेन सेंटेंस अफर्मेटिव है, यानी सिंपल कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करता है, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन टैग में आप उसको क्वेश्चन टैग करोगे या फिर आप उसकी कंफर्मेशन मांगोगे, एग्रीमेंट मांगोगे लिसनर से, तो वो नेगेटिव फॉर्म में आप पूछोगे। अगर मेन सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव फॉर्म में रखना है, वाइसा वर्सा रहता है, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे, आर यू कमिंग, तो अब हमारा मेन सेंटेंस क्या है इसमें? तो मैं यहाँ पर अगेन इसको इस तरीके से डिवीजन करते हैं, यहाँ रखते हैं अपना मेन सेंटेंस, राइट? तो इसको आराम से समझते हैं, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग। अब मेन सेंटेंस क्या कहता है? यू आर कमिंग, राइट? वो बोल रहा है कि तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। अब इसका नेगेटिव वर्जन पूछा है, आर नॉट यू, क्या तुम नहीं आ रहे हो, राइट? तो
अब ये देखिए मेन सेंटेंस हमारा कैसा हो गया, आर यू कमिंग, क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस है? बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, राइट। और आर नॉट यू मतलब पूछ रहा है क्या तुम नहीं आ रहे हो, तो वो बोलेगा हाँ आ रहा हूँ, या फिर बोलेगा नो आई एम नॉट कमिंग। तो ये जो इसके बाद जब आंसर करना होता है ना, इसके बाद आप, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव, स्मॉल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने ये क्वेश्चन कर दिया। तो इसके बाद आपको आंसर करना होता है। अब इसके बाद आंसर आप क्या करते हो, आप इस स्टेटमेंट का आंसर नहीं करते हो, आप इस पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन टैग का आंसर करते हो, राइट। तो यहां पर ये हमारा किस में हो गया, नेगेटिव में, राइट। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यू आर नॉट कमिंग, राइट, यू आर नॉट कमिंग, तुम नहीं आ रहे हो, आर यू, क्या तुम आ रहे हो। सो वो उसको पहले ये पूछा गया कि उसको पहले ये लगता है कि वो नहीं आ रहा है, यू आर नॉट कमिंग। सो पहले क्या लगा कि नहीं आ रहा है, राइट। पर उसने फिर भी उससे पूछा क्या तुम आ रहे हो, आर यू। अब देखिए इसमें आपने अगर एक बात गौर किया है, हमने इसके बाद कोई वर्ब नहीं लिखी है, आर यू कमिंग, आर नॉट यू कमिंग, आर यू कमिंग। सो ये जो आर नॉट यू और आर यू हमने सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब और एक प्रोनाउन के साथ छोड़ दिया ना, यानी इसका मतलब यही है, ये क्वेश्चन टैग की तरह है, यानी ये उसी बात को क्वेश्चन कर रहा है जो आपने मेन सेंटेंस में बोला है, राइट। तो इसके लिए हम इनके साथ कोई मेन वर्ब नहीं रखते, हम सिंपल इनके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, ये प्रोनाउन डिपेंड करता है हमारे मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऊपर कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट किसको बनाया, यू का, तो यहाँ पर इसीलिए इसको प्रोनाउन एज अ यू ही रखा। यहाँ पर भी हमने सब्जेक्ट किसको बनाया, यू का, तो यहाँ पर भी प्रोनाउन क्या गया, यू गया। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये यू आर नॉट कमिंग, देखिए नॉट लग गया तो ये अगेन नेगेटिव स्टेटमेंट बन गया, आर यू पूछा जा रहा है तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट बन गया, राइट। सो इस तरीके से क्वेश्चन टैग होता है। तो क्वेश्चन टैग बेसिकली क्या होता है कि आपसे कंफर्मेशन मांगता है, कौन, स्पीकर। अगर आप उसके लिसनर हैं तो आप कंफर्मेशन देंगे उसके क्वेश्चन का जो उसने मेन सेंटेंस के लास्ट में पूछा है। नाउ उसका दूसरा फीचर क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल वर्ब्स, राइट। द ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब फ्रॉम द मेन सेंटेंस यूजुअली डिटरमाइंस द मेन वर्ब इन द टैग। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, राइट, हैज, हैव, डू, डज, राइट, इज, एम, आर। तो ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है, लिख देते हैं आपके लिए, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, राइट, डिड एंड ऑल, ये सारी क्या हो गई आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मेन वर्ब, ये आप याद रखेंगे, राइट। नाउ अब मोडाल क्या होते हैं, अब मोडाल आप बताइए, आपने मोडाल के बारे में अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा मोडाल हम किन्हें कहते हैं। देखिए मोडाल होते हैं हमारे कैन, राइट, कैन, could, would, should, will, shall and so on। तो ये हो गए हमारे मोडाल। तो हमारी इन ऑक्सिलरी वर्ब और मोडाल के ऊपर क्या डिपेंड करता है, जो हमारे मेन सेंटेंस में है, वर्ब कौन सा क्वेश्चन टैग में आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल शी हैज डन हर होमवर्क। अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हैज। नाउ हैज के साथ क्या आया, डन, राइट। सो शी हैज डन। अगर मैं आपसे पूछूं ये मेन सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा गया है, तो आप ध्यान से देखिए, हैज और हैव के साथ जब भी आप पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट, ये आप याद रखेंगे। नाउ ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इसमें है शी हैज डन हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया है। हैजंट शी, क्या उसने किया, तो ये पूछा गया है। तो ये देखिए ये अगेन पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन टैग के अंदर पोलैरिटी होती है, राइट। सो पोलैरिटी के ऊपर क्वेश्चन टैग पूछा जाता है, यानी पोलैरिटी चेंज होती है, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव। नाउ अब देखिए कैन का मतलब, कैन जब भी आप ऐसा मॉडल यूज करोगे, ये आपको एबिलिटी शो करता है, यानी
डूइंग या किसी काम को करने की क्षमता है या नहीं हमारे सब्जेक्ट में, वो कैन वर्ब यानी कैन मॉडल बताता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो मॉडल यूज करते हो ना, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करा है। मेन वर्ब है हमारी प्ले। ही कैन प्ले द गिटार, वह गिटार बजा सकता है। कांट ही, क्या नहीं, मतलब वह नहीं बजा सकता क्या, तो ये पूछा गया है। कांट ही, हैजंट शी। तो जब भी आप मेन सेंटेंस आपने दिया और उसके बाद आपने क्वेश्चन करा क्वेश्चन टैग में, तो उसकी पोलैरिटी चेंज करिएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर मॉडल क्या है, कैन, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी हैज। उसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन टैग में वर्ब आया हैज, और यहाँ पर कौन सी वर्ब आई, कांट। तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग जो है हमारा काम करता है। नाउ अगर हम सिंपल टेंसेस लिखें बिना ऑक्सिलरी वर्ब के, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारे, अब जो हमारे सिंपल टेंसेस होते हैं उनको हम समझ लेते हैं पहले। जैसे ही प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। अब प्रेजेंट सिंपल में हम वर्ब की बेस फॉर्म V1 फॉर्म यूज करते हैं या फिर वर्ब को एस या एस से सिंगुलर बनाते हैं। देखिए जब भी अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, जो उसकी बेस फॉर्म होती है वो यूज की जाती है। अब पास्ट जो हमारा सिंपल लिखते हैं, हम पास्ट सिंपल टेंस लिखते हैं, इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो इन दोनों टेंसेस में देखिए फ्यूचर में तो विल, कुड, शुड आ जाता है, राइट, सॉरी विल आएगा, शैल आ जाएगा। लेकिन पास्ट और प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, और इनके साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती है। तो इनके साथ कोई और ऑक्सिलरी वर्ब यूज हो रही है, नहीं हो रही है, राइट। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। और एक और हो गया, ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया था। अब दोनों में देखिए क्या इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अगर हमारे जो सिंपल टेंसेस होते हैं अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो हम उनका क्वेश्चन टैग कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि लास्ट में अगर आपने देखा हो तो हमने यहाँ पर चर्चा करी थी कि ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब की हेल्प से हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। लेकिन जब हमारे पास है ही नहीं ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, तो यानी ऑक्सिलरी वर्ब, तो आप क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए अगर कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है जिनके अंदर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होती, तो हम डू, डज और डिड का यूज करते हैं। तो लिखेंगे अब हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस लिख देता हूं तो इसमें आप क्या यूज करेंगे, डू और डज। डू किसके लिए, ये याद रखेंगे आप, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, राइट। और डज किसके लिए आप रखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। डू किसके लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, डज किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अगर मैं बात करूं आपकी पास्ट सिंपल की, पास्ट सिंपल में आप क्या करेंगे, तो पास्ट में डिड यूज किया जाएगा क्वेश्चन टैग में। ये क्वेश्चन टैग की बात हो रही है, और डिड आपका दोनों कंडीशन में यूज किया जाएगा, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, यानी ये हमारा सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में यूज किया जाएगा। दोनों में से आप किसी भी सब्जेक्ट में यूज कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर देखते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल के, यू सॉ द मूवी टुडे। अब सी हो गया, देखिए वर्ब कौन सी है, सी। सी, सॉ, सीन, ये वर्ब की तीन फॉर्म होगी, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। यू सॉ द मूवी, अब उसने बोला कि तुमने मूवी देखी थी। डिडंट यू, क्या तुमने देखी थी, राइट, क्या तुमने नहीं देखी थी, तो बोलेगा यस आई सॉ द मूवी, या नो आई डिडंट सॉ द मूवी। तो वो इस तरीके, आई डिडंट सी द मूवी। तो डिड के साथ जब भी आप फॉर्म यूज करोगे ना, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ये आप याद रखेंगे, राइट। तो यहाँ पर जब भी क्वेश्चन टैग बनेगा तो डिड के साथ बनेगा, किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में, राइट। और डज के साथ, डू और डज के साथ किसमें बनेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में। नाउ एग्जांपल, शी लाइक्स आइसक्रीम, वह आइसक्रीम पसंद करती है, राइट। सो डजंट सी, क्या उसे पसंद नहीं, तो वो पूछा गया है, अब वो बोलेगी यस आई लाइक आइसक्रीम,
या फिर नो आई डोंट लाइक आइसक्रीम, तो यहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, राइट। सो जब भी अगर आपके पास सिंपल टेंसेस हो तो डू, डज और डिड का यूज करना है। नाउ इंटोनेशन का मतलब क्या होता है, जब आप जेन्युइनली सीकिंग कंफर्मेशन रखोगे, आपको जेन्युइनली का मतलब होता है आपको सीरियसली किसी बात की जानकारी चाहिए। द वॉइस जनरली राइजेस एट द एंड ऑफ द टैग। तो देखिए ये बात आती है आपकी स्पीकिंग को लेके, क्योंकि जब भी आप नोटबुक में लिखते हो तो नोटबुक में या तो आप एनोटेशन यूज करते हो किसी बात को हाईलाइट करने के लिए रिटन फॉर्म में, राइट, या तो फिर आप उसको और दूसरे फॉर्म्स तरीके से यूज कर सकते हो, एनोटेशन, डबल कोटिंग, बताते हो कि यहाँ पर जो है थोड़ा राइज हुआ है। लेकिन स्पीकिंग में जब बात आती है तो आप अपनी वॉइस को मॉड्यूल कर सकते हो, यानी राइट, जैसे कि कहीं आपको हाई टोन करना है वहां पर आप हाई पिच करेंगे, कहीं लो टोन करना है वहां पर आप लो पिच रखेंगे। तो जब भी आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, आप जनरली कोई कंफर्मेशन जानना चाहते हो, तो जब लास्ट में जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें जो आवाज होती है वो थोड़ी रेज कर दी जाती है। सो व्हेन अज्यूमिंग द आंसर और मेकिंग अ क्वासी रियोट्रिकल कमेंट द वॉइस फॉल्स एट द एंड। तो जब हम आंसर को एज्यूम करते हैं या फिर क्वासी रियोट्रिकल कमेंट आता है तो वॉइस को थोड़ा कम कर देते हैं, राइट। एग्जाम्पल, इट इज कोल्ड टुडे इजंट इट। तो राइजिंग इंटोनेशन इफ अनश्योर अबाउट द वेदर। अब मान लो किसी को सर्दी लग रही है, तो अब मान लीजिए वो पूछ रहा है कि क्या जेन्युइनली आज ठंड है या फिर मुझे ही लग रही है। आपने देखा होगा कि कभी कभार हल्की सी तबीयत खराब हो जाती है तो थोड़ा सर्दी या गर्मी का जो एहसास होता है वो थोड़े नॉर्मल से अलग होता है। तो उस टाइम क्या होता है कि आपको कंफर्मेशन चाहिए होती है कि वाकई में आज टेम्परेचर डाउन है या फिर उसे ही ऐसा फील हो रहा है। तो इस वक्त पे थोड़ा सा आप वॉइस को रेज कर देंगे, इट्स कोल्ड टुडे इजंट इट, राइट। तो वो जब आपने बोला ना इजंट इट, तो ये इसका मतलब है कि आपको जनरली आंसर चाहिए दिस इज डिलीशियस। अब देखिए दिस इज डिलीशियस इजंट इट, तो फॉलिंग इन नोटेशन ऑफ योर कॉन्फिडेंट। अब देखिए आप बहुत कॉन्फिडेंट है, इट इज डिलीशियस एंड यू आर सीकिंग एन एग्रीमेंट, बस आप एग्रीमेंट कर दो, या इट इज वेरी डिलीशियस इजंट इट। तो वो पूछ रहा है कि दिस इज वेरी डिलीशियस इजंट इट, तो अब दोनों में है इट इज कोल्ड इजंट इट, दोनों में फर्क है आवाज का, कि आप में एक को इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। आप जानना चाहते हो कि वादर में इफ अनश्योर रहते हो कि इट इज कोल्ड और नॉट, राइट। अब दूसरे में आपको बड़े कॉन्फिडेंट हो कि नहीं ये तो बहुत स्वादिष्ट है, तो बस एग्रीमेंट चाहिए कि हाँ उसको भी स्वादिष्ट लग रहा है। सो ये हमारा हो गया कि वॉइस को हम कैसे पिच करेंगे जब क्वेश्चन टैग में हम पूछेंगे। अब कुछ हमारे स्पेसिफिक कंसिडरेशन होते हैं जो हम क्वेश्चन टैग के फॉर्मेशन के टाइम याद रखते हैं, जैसे इंपैरेटिव सेंटेंसेस हो गया। अब इंपैरेटिव सेंटेंसेस में क्या हो गया, जैसे कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, राइट, सजेशन देते हैं, ये हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर सजेशन, अगर सजेशन के लिए हमने लेट्स यूज करा तो जब भी क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें शैल वी यूज होगा, क्योंकि देखिए लेट्स जब आप बोलते हो ना तो आप अपने साथ किसी और को भी एज्यूम कर रहे होते हो या उसको ग्रुप में मर्ज करते हो। लेट्स डू इट, आप अकेले नहीं कर रहे हो लेट्स डू इट, यानी आपके साथ कोई और भी है वो आपके साथ करेगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ दूसरों को भी कंसिडर कर रहे हो, तो इसीलिए वी आएगा लास्ट में, राइट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो फॉर अ वॉक, शैल वी, क्या चलोगे, क्या हम चलेंगे, राइट। तो ये जो पूछा गया ना शैल वी, तो लेट्स गो फॉर अ वॉक वो खुद के लिए नहीं बोलेगा कि मान लीजिए स्पीकर अकेला ही बोल रहा है कि लेट्स गो फॉर अ वॉक, नहीं, उसके साथ और भी लोग हैं, उसके साथ मान लीजिए उसका फ्रेंड है या फिर कोई फैमिली के मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो वो पूछ रहा है कि लेट्स गो फॉर अ वॉक। देन उसके बाद उसने क्वेश्चन किया शैल वी, क्या हम चल सकते हैं, तो देन उसके बाद वो आंसर आएगा सी। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि लेट्स के साथ हम शैल वी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि लेट्स अपने साथ दूसरों को भी कंसिडर करता है। आई एम के साथ थोड़ा सा यूनिक है, इसको याद रखिएगा। द पॉजिटिव आई एम इज अ यूनिक एज इट्स क्वेश्चन टैग इज आर्ट आई। तो देखिए आई एम नॉट आई नहीं होगा, एमेंट आई कभी मत कर देना, वो गलत हो जाता है। आई एम के साथ हमेशा क्वेश्चन टैग में क्या आएगा, अगर आई एम के साथ सेंटेंस है तो आर नॉट आई होगा। आर्ट आई का मतलब होता है आर नॉट आई, राइट। सो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है क्वेश्चन टैग में। क्यों अलग हो जाता है इसके बाद समझिए, क्योंकि आई एम नॉट आई ये क्वेश्चन टैग में नहीं आता, राइट। क्योंकि ये इसलिए नहीं आता क्योंकि आप जो है इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो किसी और के थ्रू ले रहे हो, राइट। सो यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ आई एम नॉट मत कर देना अगर आपसे यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शंस दे दिए जाएं।
ए ऑप्शन हो गया आई एम नॉट आई, बी ऑप्शन हो गया आरंट आई, सी ऑप्शन हो गया राइट इजंट आई, और डी ऑप्शन हो गया डजंट आई, डजंट आई। सी, अब आपसे पूछा गया कि अब यहां पर मान लीजिए ये नहीं है, ये गायब है, राइट। अब आपसे बोला गया कि यहां पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है इस पर कौन सा क्वेश्चन टैग आएगा। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो देखिए आई एम नॉट आई ये कोई वर्ड नहीं होता, राइट, क्वेश्चन टैग के अंदर। डजंट कब आता है आपको मैंने बताया, जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा जो है डजंट यूज होगा, राइट। तो यहाँ पर आम राइट आया है, तो इसके साथ इजंट नहीं आएगा, सिर्फ आरंट आए लगेगा, क्योंकि ये आपको याद रखेंगे, ये थोड़ा सा हमारा एक्सेप्शन हो जाता है, तो इसको आप याद रखना है, राइट। आई के साथ आर नॉट आएगा। नाउ अब कुछ हमारे जर्नल ट्रुथ होते हैं, उनको याद रखिएगा। When stating जनरल ट्रुथ, जब भी स्टेटिंग का मतलब है जब भी आप जनरल ट्रुथ के बारे में बात करोगे और गिविंग इंफॉर्मेशन या कोई इंफॉर्मेशन दोगे, isn't it और aren't they can be used irrespective of the subject। तो बिना किसी मतलब irrespective of the subject के हमें क्या यूज करना है, isn't it और aren't they। जैसे elephants are large aren't they, क्यों ये देखिए elephants are large aren't they, अब ये पूछा गया है, अब एलिफेंट्स जो हैं वो होते तो बड़े ही हैं। ब्लू व्हेल्स आर द लार्जेस्ट एनिमल आर्ट दे, क्या वो नहीं है। तो यही पूछ रहा है एलिफेंट्स आर लार्ज आर्ट दे, क्या वो नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो जनरल ट्रुथ हो गया या इंफॉर्मेशन होगी, इनके लिए इजंट इट और आर्ट दे का यूज करना है। जैसे ये हमारा जनरल ट्रुथ है, एलिफेंट्स वाकई में बड़े होते हैं। अब कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे कि सम वर्ड कंटेनिंग नोबडी, नथिंग, नेवर एक्सेट्रा, राइट। अब नोबडी का मतलब क्या है, नो वन, राइट। नथिंग का मतलब क्या है, एंड नो नॉट एनीथिंग, कुछ भी नहीं। नेवर का मतलब क्या है, नॉट लाइक नॉट एवर टू हैपन, जो नहीं होगा या जो नहीं हुआ है। सो विच हैव नेगेटिव कॉनोटेशंस, जिनके नेगेटिव मीनिंग होते हैं। जैसे नोबडी खुद में अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, नथिंग खुद में आप में एक नेगेटिव वर्ड है, नेवर खुद में आप में एक नेगेटिव वर्ड है। तो ये इटसेल्फ दे आर नेगेटिव। तो हमने क्या बात करी थी पोलैरिटी रिवर्सल में, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव वर्ड के आ जाने से ही अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव बन गई है तो क्वेश्चन टैग आपको पॉजिटिव बनेगा। देखिए इंग्लिश का एक नियम होता है कि टू नेगेटिव्स आर नॉट अलाउड। नोबडी नॉट अवेलेबल आप नहीं लिख सकते, नोबडी अवेलेबल, राइट। नोबडी नॉट कुछ नहीं होता है, कोई भी नहीं था, कोई भी, देखिए कोई भी नहीं और नहीं एक साथ नहीं आता, राइट। नोबडी का मतलब है कि देयर इज नो वन, कोई नहीं है, तो इसीलिए उसके साथ दोबारा नॉट नहीं आता। इसी तरीके से इंग्लिश में डबल नेगेटिव्स अलाउ नहीं होते हैं, एक सेंटेंस के अंदर आप दो नेगेटिव नहीं रह सकते, और क्योंकि नेगेटिव वर्ड के बाद जो वर्ड जो सेंटेंस होता है वो खुद अपने आप में नेगेटिव हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे नोबडी लाइक्स हिम, कोई भी उससे पसंद नहीं करता। आप ये नहीं लिख सकते नोबडी नॉट लाइक्स हिम, ये गलत हो जाएगा, राइट। और नोबडी जो है यहाँ पर ये सिंगुलर ट्रीट होता है, याद रखिएगा। नोबडी हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया, ये सिंगुलर ट्रीट होते हैं। तो इसके साथ वर्ब भी हमने सिंगुलर वर्ब लिए, लाइक्स हिम। डू दे, क्या वे पसंद करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा डू दे। अब देखिए ये तो सिंगुलर है, अब इसको डू दे को भी समझ लीजिए आप, ये सिंगुलर हो गया और ये हो गया डू दे। अब नोबडी का मतलब है, मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं, अब उसमें एक बच्चा है उसको कोई पसंद नहीं करता है, तो बोल दिया कि नोबडी लाइक्स हिम। अब डू दे का मतलब क्या, नोबडी का मतलब यहाँ पर बात हो रही थी इंडिविजुअली को ले लेकर कि 49 जो अदर्स स्टूडेंट है वो नहीं इंडिविजुअली उसको पसंद नहीं करते। लेकिन जब क्वेश्चन टैग लगाएगा डू दे, क्या वो नहीं करते, तो यहाँ पर वो उन सबको ग्रुप में कर लिया है जिनके ऊपर बात हो रही है। तो इसीलिए नोबडी लाइक्स हिम के साथ हमने डू दे क्यों यूज करा, यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर ग्रुप या उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं जहां पर ये स्टेटमेंट दी गई है, राइट। क्योंकि उस ग्रुप या उस पर्टिकुलर सिनेरियो में और भी लोग रहे होंगे, राइट। अगर एक ही बंदा होता या एक ही बॉय होता, एक ही स्टूडेंट होता, एक ही पर्सन होता, या एक ही मेल या एक ही फीमेल, कोई भी एक होता, तो उसके लिए हम ही, शी
यू इस तरीके से यूज कर लेते प्रोनाउन। लेकिन नोबडी का मतलब क्या है कि मोर देन 2 पर्सन, मोर देन 1 पर्सन, वहां पर और भी लोग हैं, इंडिविजुअली वो उसको पसंद नहीं करते, लेकिन क्वेश्चन टैग में सबको हमने पूछ लिया कि वो नहीं, क्या वो नहीं करते, तो यहां पर इसीलिए डू दे आया है, राइट। देयर इज और देयर आर, तो इनके लिए जो क्वेश्चन टैग लगते हैं इजंट देयर और आरंट देयर आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नंबर। सो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द नंबर का मतलब है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ प्रॉब्लम, इजंट देयर, तो वो बोल रहा है कि देयर, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है देयर इज अ प्रॉब्लम, तो वो पूछ रहा है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, यहाँ कोई प्रॉब्लम है। अब क्वेश्चन टैग है इजंट देयर, क्या वाकई में है, तो पूछा गया है। तो ये जब आप क्वेश्चन टैग दे रहे हो ना, तो यहाँ पर इज इसलिए आया क्योंकि एक प्रॉब्लम की बात हो रही है। और जो देयर जो होता है ना, हम यहाँ पर जो देयर यूज कर रहे हैं, देयर, इसको हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब ये जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है ना, ये कभी ना कभी क्या काम करता है, जैसे बहुत सारे स्टेटमेंट में किसी एक पूरे फ्रेज को उठा के सब्जेक्ट के तौर पे पूछ लेगा, या फिर किसी एक इंडिविजुअल नाउन को सब्जेक्ट के तौर पे पूछ लेगा। जैसे पूछा गया है देयर इज अ प्रॉब्लम, अब देयर यहाँ पर किसका यूज हुआ है, या देयर सब्जेक्ट है इस वर्ब का, लेकिन ये देयर किसको यहाँ पर मेंशन कर रहा है या किसको सिग्निफाई कर रहा है, आप ये समझिए। यहाँ जो देयर हुआ है ना, ये इटसेल्फ, ये खुद एक प्रॉब्लम के लिए ही आया है कि यहाँ पर एक समस्या है, राइट। तो इन तरीके को हम बोलते हैं देयर वॉज अ किंग, एक किंग था, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट था, वो किंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया, तो यहाँ पर प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करा। और एक प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम, तो आ क्या होता है, वो ए क्या होता है, ए हमारा वीकर फॉर्म होता है किसका, वन का, राइट। तो जब भी आपको इंग्लिश में ए यूज करना हो तो उसका वीकर फॉर्म ए, वन यूज करना हो तो उसका वीकर फॉर्म ए यूज कर सकते हो, इसलिए हमने इजंट देयर, राइट। तो हमारे क्वेश्चन टैग यहाँ पर समाप्त हुए। तो उसके बाद अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चंस के साथ जो और भी कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चंस और एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी हम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।